नमस्कार साथियों, जैन रोजगार क्लास की तरफ से हम लोग एक नए कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं और ये है हम लोगों का 71st बीपीएससी के लिए पीटी और मेंस का फाउंडेशन बैच है ये। ठीक है। एक्चुअली में जैन रोजगार क्लास का ऐसा मानना है कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के जो सिलेबस डिज़ाइन किए गए हैं, उस पूरे सिलेबस को आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से रखा जाए, प्रस्तुत किया जाए, पढ़ाया जाए, जिससे कि हम सभी लोगों का जो भी सपना है वह साकार हो सके। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बताएं कि जैसे हम लोग बीपीएससी या फिर जैसे यूपीएससी के एग्जामिनेशंस की अगर चर्चा करते हैं, भारत में संघ के स्तर पर यानी यूनियन लेवल पर एक एग्जामिनेशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस एग्जामिनेशंस को हम लोग कहते हैं यूपीएससी कहते हैं। ठीक है। ये एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी, जिसे हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। इस एग्जामिनेशंस में जिनका सिलेक्शन होगा वह अखिल भारतीय स्तर पर सेवा देंगे या फिर इनके सिलेक्शन के बाद इनकी सेवाएं जो होती हैं यह राज्य को सौंप दी जाती हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो, कॉमनली जैसे आईएएस हो गए या आईपीएस हो गए या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, ठीक है, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, ठीक है। इस तरह की जो एग्जामिनेशंस होते हैं, इस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कौन कराता है, तो इस तरह के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराता है संघ लोक सेवा आयोग। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं जिस कोर्स की, यह किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो यह है बीपीएससी, जिसे हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी बिहार लोक सेवा आयोग। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास को भी थोड़ा सा जान लें कि क्या है ये। ठीक है। तो बिहार लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर चयन करने के लिए सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है और इसके द्वारा स्टेट लेवल पर, जैसे अगर हम चर्चा करें आप लोगों से, तो राज्य स्तर पर जितने भी बड़े प्रशासनिक पद के लिए चयन किए जाते हैं, राज्य स्तरीय जो आप हो सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो डीएसपी हो गए, या फिर अगर हम लोग डिप्टी कलेक्टर का अगर बात करें, तो इस तरह के पद के लिए जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है, यह कंडक्ट कौन करता है, तो यह कंडक्ट करता है बीपीएससी। ठीक है। यानी यह कंडक्ट कौन करता है, तो यह बीपीएससी करता है। अब यहां पर थोड़ा देखोगे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस 1 अप्रैल 1949 आफ्टर इट्स सेपरेशन फ्रॉम द कमीशंस ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा और मध्य प्रदेश। यह थोड़ा सा इसका कह सकते हो कि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जिस्टेंस में आया है 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है। और यह अलग किससे हुआ है, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश से। ठीक है। यह एक कैसा बॉडी है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संवैधानिक संस्था है। किस अनुच्छेद के अंदर, तो 315 के अंदर में यह एक संवैधानिक संस्था है। और साथ साथ में हम लोग यहां पर कुछ और चीजों को याद रखें कि पहले इसका हेडक्वार्टर कहां था, तो पहले इसका हेडक्वार्टर था कहां था, तो रांची में था। बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज हुआ पटना में, और यह कब पटना शिफ्ट किया, तो 1 मार्च 1951 में इसका हेडक्वार्टर जो है वह चेंज किया है। ठीक है। फ्रॉम रांची टू पटना। ठीक है। तो इस समय बीपीएससी का जो हेडक्वार्टर है, यानी इसका जो मुख्यालय है, यह कहां पर है, तो यह पटना में है। और बीपीएससी ने ही अपने वेबसाइट में इस बात के बारे में भी लिखा है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाज श्री राजनधारी सिन्हा। ठीक है। और श्री राधा कृष्ण चौधरी वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। ये सिर्फ एक हम लोग के पास एक सूचना है कि बिहार लोक सेवा आयोग कौन सी संस्था है, तो एक संवैधानिक संस्था है। यह एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, परीक्षा ये संचालित करती है, राज्य स्तरीय ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, और इनमें जितने भी कह सकते हो कि राजपत्रित पद हैं,
गेजिस्ट्रेट जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि पोस्ट हैं, उनके लिए यह एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। अब देखेंगे कि जैसे एग्जामिनेशन जो ये कंडक्ट कराती है, इनका रिक्रूटमेंट जो होता है यह दो तरह से होता है। एक रिक्रूटमेंट होता है जो सीधा रिक्रूट करती है आयोग, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जिनमें अगर देखें तो एक एग्जामिनेशन जो होता है जिसमें कभी कभी हम लोग मुख्य परीक्षा भी ये आयोग कंडक्ट कराती है, और मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स, और दूसरा रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू। इस तरह से एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। और दूसरा जो बहाली का तरीका है वो है प्रमोशन, यानी कि आयोग का ये दोनों काम है, जिसमें कि यह सीधे भर्ती भी ये करती है और कुछ प्रमोशन से भी यह भर्ती करती है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग को सिर्फ ये एक सूचना है, एक आपको हमको बताना ये है कि रिक्रूटमेंट जो होता है यानी बहाली जो आयोग करती है वो दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा प्रमोशन से होता है, जिसमें सिविल सर्वेंट जो होते हैं ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो होती है, ठीक है, उसके द्वारा इनका प्रमोशन किया जाता है, और आयोग इस कार्य में कह सकते हो कि अपनी योगदान इसमें देता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग जनरल एग्जामिनेशन जिसकी हम आपको तैयारी कराने के लिए बात कर रहे हैं, यह बीपीएससी का सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होती है, ठीक है, जिसको कि हम लोग सिविल सर्विसेज कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का राज्य लोक सेवा आयोग जो हम लोग कॉमनली सुनते रहते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो परीक्षा का संचालन करता है, तो बहुत सारे परीक्षा का संचालन करता है। इंजीनियरिंग सेवा के लिए भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसी तरह से अगर देखते हैं तो पिछले दिनों लेक्चरर की भर्ती भी बिहार लोक सेवा आयोग ने किया था। तो राज्य सरकार जिस जिस बहाली को अगर चाहे तो वह इस आयोग को देती है, और आयोग इस तरह की बहाली प्रक्रिया में अपना योगदान देता है। लेकिन उन सभी बहाली में जो सबसे प्रमुख बहाली होती है वो होता है राज्य स्तर पर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, रजिस्ट्रार, इस तरह के पद के लिए बहाली, जिससे हम लोग सिविल सेवा के नाम से जानते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि यह 3 स्तर पर संचालित की जाती है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग इस प्रकार की जो परीक्षाएं संचालित करती है यह 3 स्तर पर होता है, जिसमें सबसे पहला जो स्तर होता है यह होता है पीटी का एग्जामिनेशन, जिसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इनमें 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है, यानी कि पीटी के एग्जामिनेशंस में टोटल जो क्वेश्चन होते हैं यह 150 क्वेश्चन होता है, और यह जो 150 क्वेश्चन दो होता है यह एक तरह का एमसीक्यू तरह का क्वेश्चंस होता है। और इनमें अगर हम लोग देखें तो इनमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है, इनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। यानी ये जितने भी विषय हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, समसामयिक है, साइंस है, इन सभी विषयों से क्वेश्चंस इसमें डाले जाते हैं। साथ साथ में चूंकि राज्य लोक सेवा आयोग है तो स्वाभाविक है ये जितने भी प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे ये सभी प्रश्न में बिहार फोकस ज्यादा होगा। इन सभी एग्जामिनेशंस में बिहार पर फोकस ज्यादा किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर मान लो हिस्ट्री से प्रश्न पूछ रहे हैं तो बिहार का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर हम मान लो कि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो राजनीति में अगर देखा जाए तो जनरली जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है प्रश्न तो वहीं से ही होंगे, लेकिन राज्य स्तर पर आपसे पूछा जा सकता है उदाहरण के लिए कि राज्य पर विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, या राज्य में जो निर्वाचन होते हैं मुखिया का जैसे पंचायत स्तर पर कह सकते हैं तो वो किस प्रकार होता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं।
इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पर भी बिहार फोकस्ड होगा, ज्योग्राफी भी बिहार फोकस्ड होता है, करंट अफेयर जो होता है ये भी है। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो डाले जाते हैं ये इन विषयों से संबंधित होते हैं, परंतु इन सभी विषयों में बिहार का जो फोकस होता है अपेक्षाकृत वह ज्यादा होता है। इसके अलावा कुछ प्रश्न जो होते हैं वह कभी कभी मैथ से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, और कभी कभी हम लोगों ने जैसे देखा है कि यहां पर रीजनिंग से भी कुछ प्रश्न यहां पर डाले जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150। क्लियर? अब 150 जो प्रश्न ये पूछते हैं उन प्रश्नों के आधार पर ही पीटी के एग्जामिनेशंस में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उस समय जितनी सीटें खाली होती हैं उसी आधार पर आयोग तय करते हैं, और उतने लोगों को जो भी एग्जामिनेशन दिया है उनमें से कह सकते हैं कि जो पीटी क्वालिफाई करते हैं मिनिमम जो मार्क्स निर्धारित होता है और जो कह सकते हो कट ऑफ होता है उस आधार पर जितने उन्हें लेने होते हैं, ठीक है, यानी कि जितनी वैकेंसी होती उस आधार पर वह लड़कों का सिलेक्शन करते हैं। और जब इनका सिलेक्शन हो जाता है यानी कि पीटी जो क्वालिफाई कर जाते हैं वह चले आते हैं एग्जामिनेशंस के दूसरे चरण में जिसे हम मेंस कहते हैं। यानी यह जो मेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यह एक प्रकार का मुख्य परीक्षा होता है। क्लियर? यानी यह एक प्रकार का मुख्य परीक्षा होता है, मेंस एग्जामिनेशंस होता है। अब यहां पर थोड़ा सा और समझिए बात कि पीटी क्वालिफाई कर जाने से जब मेंस में जाते हैं तो पीटी में आपने 150 नंबर में जितना भी सिक्योर किया है इस मार्क्स का कोई लेना देना मेंस एग्जामिनेशन से नहीं होता है। यानी कि इसमें जो आपने प्राप्त किया है इस प्राप्तांक के आधार पर ही आपने पीटी क्वालिफाई किया, जो भी मिनिमम तय करती है आयोग। तो उस आधार पर आप कह सकते हो कि पीटी पास कर गए, तो पीटी के मार्क्स यानी जो भी नंबर आते हैं उससे मेंस का कोई मतलब नहीं होता है। मुख्य परीक्षा जो होता है इनमें सबसे पहला विषय होता है हिंदी, और यह हिंदी होता है 100 मार्क्स का जो 3 घंटे के समय में आपको बनाने होते हैं। लेकिन यह कैसा होता है? तो इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी इसके नंबर मुख्य परीक्षा में मेरिट लिस्ट जो बनाए जाते हैं उनमें यह नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी कि मुख्य परीक्षा में जो हिंदी विषय है इस हिंदी विषय में जो भी आप अंक लाएंगे वह अंक जब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो उसमें यह जोड़े नहीं जाते हैं। यह केवल क्या है? तो इसमें क्वालिफाइंग होता है जिसमें निर्धारित है कि आपको कम से कम 30 लाना ही है, यानी 30 नंबर आपको लाना ही है, तभी मुख्य परीक्षा की कॉपी आपकी जांच की जाएगी। मेरी बात को समझ आए? अब यहां पर क्या क्या है तो बड़ा क्लियर है कि हिंदी में आपसे निबंध पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे, आपसे व्याकरण पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे, आपके से वाक्य विन्यास पूछे जाएंगे जो 25 नंबर के होंगे, आप संक्षेपण होगा जो 15 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से टोटल कितना नंबर का होगा? तो 100 नंबर का होगा। ये 100 नंबर आपके लिए निर्धारित किया गया है। आप इसमें से 30 के जगह पर आप 45 लेता आइए, आप 70 लाइए, आप 90 लाइए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मुख्य परीक्षा के मेरिट लिस्ट में ये नहीं जोड़े जाते हैं, यह सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है? इसी प्रकार से ऑप्शनल पेपर जो है वह भी क्वालिफाइंग हो गया है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब देखिए क्या है कि मुख्य परीक्षा में इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है यह होता है सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1, और इसका जो टोटल नंबर है यह है 300 मार्क्स। अवधि आपको दी जाती है 3 घंटे की, यानी 3 घंटे में 300 नंबर के जीएस पेपर 1 होते हैं।
जिसके लिए सिलेबस में निर्धारित किया गया है, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ का, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा, एंड इंडियन कल्चर। यह मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 1 के अंतर्गत होता है, यानी कि इसमें आधुनिक भारत और भारतीय संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा होता है कंटेम्पररी इवेंट्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राज्य कह सकते हो कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय होने वाले जो समसामयिक महत्वपूर्ण घटना है उनसे संबंधित यह प्रश्न होते हैं। और इसके बाद होता है जिसे हम लोग कह सकते हो कि स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं, और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह किस में आ जाते हैं, तो यह सभी एडेड होते हैं इन जीएस पेपर 1। दूसरा है जीएस पेपर 2, यह भी कितना नंबर का होगा, तो 300 नंबर का होगा, और यह 300 नंबर के जो होंगे इनके लिए भी जो समय अवधि है वो 3 घंटा है, जिसमें इंडियन पॉलिटी, जिसमें कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा इसमें है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि भारत की आर्थिक व्यवस्था और साथ साथ में भारत के भूगोल से प्रश्न रहेंगे। और रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडियन डेवलपमेंट्स, यानी कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है वो भारत के विकास में किस प्रकार योगदान देता है, यह प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस पेपर 2 से। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, यह दोनों हो गए 300 मार्क्स। अब इसके बाद होता है ऑप्शनल पेपर, जो कि पहले इसके मार्क्स भी जोड़े जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि इसमें 100 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें डाला जाता है, और यह भी हो गया है अब क्वालिफाइंग, यानी इसके जो 100 नंबर हैं यह आपको जोड़े नहीं जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं, यानी ऑप्शनल पेपर 100 नंबर के जो हैं यह अब क्वालिफाइंग हो गया है, अब इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। और ऑप्शनल पेपर का चयन करने के लिए, यानी कि ऑप्शनल पेपर का चयन करने के लिए बहुत सारे विषयों का एक लिस्ट तैयार किया गया है, और इसमें इतिहास है, जैसे बहुत सारे विषय हैं, चाहे इसमें हिस्ट्री हो जाए, पॉलिटी हो जाए, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे विषय इसमें दिए हुए हैं। क्लियर? तो ऐसे विषयों का आप क्या कह सकते हो कि पूरी तरह से उसमें एक लिस्ट बने हुए हैं, ढेर सारे इसमें, जैसे हम आपको बताएं इसमें कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पूरे के पूरे यहाँ पर कुछ विषयों का लिस्ट लिखा हुआ है, इसको आप इसमें देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये 17वें बीपीएससी के नोटिफिकेशंस हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होता है, प्रारंभिक परीक्षा एकीकृत होगा, सामान्य अध्ययन विषय होंगे जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ पर क्यों होंगे। परीक्षा की अवधि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने घंटे होगी, तो यहाँ पर लिख दिया है कि यह 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। बहुविकल्पीय उत्तरों का प्रश्न किसी एक का उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। साथ साथ में प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है, 1/3 का प्रावधान किया गया है। क्लियर? और देखिए जो हम अभी आपको बता रहे थे, नोटिफिकेशंस में यही लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियां का लगभग 10 गुना होगा। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आइए नेक्स्ट में अगर हम लोग बढ़ें तो अब यहां पर है कि प्रारंभिक परीक्षा में जैसे मैंने बताया कि सामान्य विज्ञान होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो कि होता है भारत के इतिहास, बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक
प्रभाग, यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सामान्य हिंदी होंगे, ठीक है, इसके अलावा सामान्य अध्ययन पर तो 300 अंक के, फिर सामान्य अध्ययन जो होंगे वो भी 300 अंक के, और निबंध होंगे यानी कि ऐसे इसमें डाल दिया गया है जो कि 300 नंबर के हैं। यहां पर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक के होंगे और ये एमसीक्यू आधारित होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते हैं कि प्राप्त, लेकिन लिखता है यहां पर कि न्यूनतम प्राप्त होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें यह नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि मेरिट लिस्ट में मात्र इसी को ही जोड़ा जाएगा। यानी कि 300 नंबर का जो हमारा जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, और साथ साथ में जो निबंध है, यानी कि टोटल 900 मार्क्स के एग्जामिनेशंस होते हैं मुख्य परीक्षा में। अब यहां पर विषय के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे विषय यहां पर लिखे हुए हैं। ये जितने भी विषय हैं, आप किसी भी विषय को इसमें से चुन सकते हैं, कोई आपके लिए मना नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है, आपने हो सकता है ग्रेजुएशन किया हुआ होगा आप इतिहास में, और आप वैकल्पिक विषय के रूप में आप सपोज करो कि लेना चाहते हैं केमिस्ट्री, तो आप वो भी ले सकते हैं। आपने केमिस्ट्री में किया होगा आपने ग्रेजुएशन, तो आप चाहें कि भाई हम ले लें क्या नाम है ज्योग्राफी, भूगोल, तो भी ले सकते हैं। आप एमबीए किए हुए हैं, आप किसी और विषय, आपके लिए कोई विषय का कह सकते हो कि ये नहीं है कि आपने जिस विषय में ग्रेजुएशन किया है वही विषय आप रखिए मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, एज ए ऑप्शनल पेपर। तो इसमें कुछ भी मना नहीं किया गया है, आप किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। एक बात। अब दूसरा पॉइंट यहां पर है कि जब लोग, यानी कि ये तो हो गया हम लोग का वैकल्पिक विषय के बारे में, एक और जो समस्या है कि हम लोग कितना अंक इसमें निर्धारित होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसी इसमें बनाई गई है, कितनी वैकेंसी है। साथ में एक और चीज हम आपको थोड़ा बताते चले कि आयोग में यहां पर एक और बड़ा स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि जैसे अगर हम लोग देखें तो उम्र सीमा क्या क्या होगी, यानी बीपीएससी एग्जामिनेशंस में कौन कौन लोग हैं जो कि इस एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या उनके लिए आयु निर्धारित किया गया है। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर उम्र सीमा की, चूंकि ये 17वां बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, एज एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं, तो यहां पर लिखा है कि 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र सेवावार है, यानी कि ये एक यूनिफॉर्म नहीं है कि इतना से इतना, सेवा अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित किया गया है, जो कि 20 वर्ष भी है, 21 वर्ष भी है और 22 वर्ष भी है। मिनिमम एज, यानी मिनिमम एज हो सकता है कि 20 निर्धारित किया गया कुछ सेवा के लिए, कुछ सेवा के लिए 21 वर्ष मिनिमम एज, और कुछ सेवा के लिए 22 वर्ष मिनिमम एज निर्धारित कर दिया गया है। क्लियर। एवं अधिकतम जो उम्र है यह पुरुष के लिए कितना है, तो अधिकतम उम्र है पुरुष के लिए 37 वर्ष अनारक्षित के लिए, ठीक है। और यदि हम देखें तो महिला पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए जो निर्धारित किया गया है यह है 40 वर्ष, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए कितना निर्धारित किया गया है, तब 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। क्लियर। और साथ साथ में एक तरह से कहा जाए कि यह उम्र जो है यह सरकारी सेवाओं के लिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि क्रम संख्या 2, 3, 4 सेवाओं के लिए 20 वर्ष, ये सब तो खैर लिखा हुआ है, और अगर सरकारी सेवा में है तो फिर उसके लिए कुछ अलग से मापदंड निर्धारित किया गया है। यहां पर थोड़ा सा एक उदाहरण के लिए हम आपको दिखाते चले कि कुछ ऐसे भी
पद हैं जिन जिन के लिए बहुत 20 वर्ष से आयु निर्धारित किया गया है, तो कुछ जो ऐसे हैं जिनके लिए निर्धारित कर दिया गया है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि 22 वर्ष है, 21 वर्ष है। अब जैसे देखो यहां पर उदाहरण के लिए देखिए कि अनुमंडल अधिकारी यानी कि अगर हम लोग देखें एसडीओ, तो बिहार प्रशासनिक सेवा जो कि लेवल 9 का है, इसमें न्यूनतम एज कितना है, तो यहां पर मिनिमम एज लिख दिया गया है, यहां पर न्यूनतम आयु है 22 वर्ष। यहां पर न्यूनतम आयु कितना है, 22 वर्ष। यानी कि बिहार पुलिस उपाधीक्षक पुलिस सेवा के लिए यहां पर देखिए कितना है, तो यहां पर है 20 वर्ष। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो देख रहे हो कि किसी सेवा के लिए 22 वर्ष भी है, कुछ सेवा के लिए 20 वर्ष भी है। इसी तरह से अगर हम लोग जैसे देखें तो कुछ सेवा के लिए 21 वर्ष भी निर्धारित किया गया है। ध्यान से देखो कि यहां पर कुछ ऐसी सेवा हैं जिसके लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। और यहां पर देखिए कि जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहां पर देखो तो जैसे सहायक योजना, ठीक है, सहायक योजना पदाधिकारी के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 21 वर्ष। तो कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि अलग अलग एज जिसकी शुरुआत कहां से हो जाती है, तो 20 वर्ष हो जाता है न्यूनतम, और फिर अधिकतम निर्धारित किया गया है अलग अलग, यानी जनरल के लिए अलग है, जनरल महिलाओं के लिए अलग है। ठीक है। फिर इसी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, तो अलग अलग हिसाब से एज निर्धारित किया गया है, न्यूनतम और अधिकतम। अब थोड़ा सा हम लोग फिर से आ जाएं वापस, और वापस में मतलब है कि इस पॉइंट्स पर हम लोग देखें तो अब देखिए क्या होता है कि ऑप्शनल पेपर तो आपको समझ में आ गया, न्यूनतम आपको एज भी समझ में आ गया। अब यहां पर क्या है कि ऐसे जो होगा ये भी 300 नंबर का होगा, जो 3 घंटा का होगा। इस तरह से टोटल मुख्य परीक्षा के लिए अगर हम लोग देखें तो टोटल एग्जामिनेशन हो जाता है, ये हो गया जीएस पेपर 1, ये हो जाता है जीएस पेपर 2, और ये हो जाता है हम लोगों का ऐसे। तो इस प्रकार से टोटल हो गया 900 मार्क्स के। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू कितना नंबर का होगा, तो ये होगा 120 नंबर का। तो 120 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो इसका मतलब होगा कि टोटल हो गए कि 900 और प्लस 120, यानी कि 1020 नंबर का कुल परीक्षा होता है। क्लियर। जिसमें कि एक हिंदी और एक ऑप्शनल, ये 2 एडेड होते हैं परीक्षा में, लेकिन इनका मार्क्स जो भी ऑब्टेन करते हैं, यह मुख्य परीक्षा के जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है, इस मेरिट लिस्ट में इसे ऐड नहीं किया जाता है। यानी 1020 नंबर का ही एग्जामिनेशन होता है, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अब हम लोगों ने यहां पर जो एक तरह से कहा जाए कि सोच रखा है कि इस प्रकार के लिए, इस प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए हम आपके साथ में जम के लगे, हम आपको अधिक से अधिक नंबर लाने में अपनी भूमिका अदा कर सके। तो पहले पीटी, यानी मुख्य कह सकते हो कि पीटी, और फिर मुख्य परीक्षा के लिए हम आपके साथ में जुड़ते हैं। आप सभी लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराइए। बहुत ही मिनिमम चार्ज किया गया है, मात्र 999 रुपया में यह किया गया है। जबकि यह एक तरह से कहा जाए कि प्रयास ये था कि इसको फिलहाल जो है यह 1000, यानी पहले हम लोगों ने फीस जो डिसाइड किया हुआ था वो 1999 डिसाइड किया हुआ था, लेकिन इस समय हम लोग ऑफर में मात्र 999 में इस कोर्स को आपके सामने ला रहे हैं। आप प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए। आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, और साथ साथ में
ज़्यादा से ज़्यादा रिगरस टेस्ट भी कराए जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू तरह के जो प्रश्न होते हैं पीटी के लिए हम लोग तैयार करेंगे। मेंस में भी हम लोग जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं वो सभी मिलकर के आपको मेंस भी पढ़ाएंगे, और मेंस में हम लोग प्रयास करेंगे जो लड़के भी जुड़ें उनके कॉपी का भी हम लोग जांच करें। क्लियर? और साथ साथ में अधिक से अधिक आपको गाइड कर सके ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम लोग का एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी कमज़ोर लोग हैं जो तैयारी नहीं कर सकते हैं, हम उनको, जैसे बहुत दूर से जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, उन तक हमारी पहुंच हो सके और बहुत ही कम मूल्य में। ठीक है? तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह ऑफर पसंद आया होगा। अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराइए, जुड़िए हम लोगों से। बहुत जल्द आप सभी लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि हम लोग क्लास कब से शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद।